जो कह रहे थे कि विनोबा जी का भूदान और तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की जो थियरी थी जो विनोबा ने भी पहचानी, उसके बारे में उन्होंने बात की। उसके पहले एनालिसिस ऑफ कास्ट में डॉक्टर अंबेडकर ने उसके बारे में लिखा था कि ये अगर नहीं होना चाहिए तो क्या करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन लोगों के पास होनी चाहिए, जिसको सामाजिक तौर पर विनोबा ने किया, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर नक्सलियों ने किया कि उस तरह से वो जमीन का कब्जा उनको दिया जाए। अब जैसे अक्सर हम सोचते हैं कि इस किस्म के मसलों के बारे में सरकार जो भी कुछ करती है वो हमेशा ट्रीटमेंट ऑफ द सिम्टम्स होता है, लक्षणों पर उपचार करना चाहती है, लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज क्या होना चाहिए। अभी आप इतने सालों से आदिवासियों के बीच में काम कर रहे हो, तो असल बीमारी क्या है और उसके ऊपर इलाज क्या होना चाहिए, आपकी राय में? आपने अभी एक दो लोगों का जिक्र किया और थोड़ा उस बात को बढ़ाता हूँ। आपने कहा कि नक्सल जो है वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम कर रहे हैं। मैं आपको जिक्र, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो समाज में से निकलता है। हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भी भारतीय समाज से निकला है, समाज क्या चाहता है। गांधी के साथ एक लुई फिशर की बातचीत है, इंटरव्यू है, उसमें गांधी कहते हैं कि भारत में जो जमीनों पर जमींदारों के कब्जे की स्थिति है वो बहुत जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता ऐसी है, और जनता इसका रास्ता ये निकालेगी कि भारत के भूमिहीन लोग जमींदारों की जमीनों पर कब्जा कर लेंगे, गांधी कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि इसमें हिंसा होगी, वो लुई फिशर कहते हैं कि इसमें तो हिंसा होगी, गांधी कहते हैं हाँ संभव है हिंसा होगी। और जब लुई फिशर पूछते हैं कि क्या जमींदारों को मुआवजा दिया जाएगा, तो गांधी कहते हैं संभव ही नहीं है। अब ये गांधी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, गांधी तो न्याय की बात कर रहे हैं। तो न्याय ज्यादा बड़ा है, समाज ज्यादा बड़ा है, उस पर हमें काम करना है। उसमें से कॉन्स्टिट्यूशन में अगर तुमको चेंज करना है तो करो, करना ही चाहिए। कोई कॉन्स्टिट्यूशन के आड़ में अगर अन्याय को हम बना के रखना चाहते हैं तो उसको जरूर चुनौती दी जानी चाहिए। तो एक तो ये बात है। दूसरा, आपने अंबेडकर साहब की बात की, गांधी की बात की, मैं और एक नाम जोड़ना चाहता हूं, भगत सिंह। और मैं अपनी बात को रखने के लिए वहां से शुरू करूंगा। भगत सिंह का लास्ट पिटीशन है जो उन्होंने पंजाब प्रांत के उस समय के गवर्नर को लिखा है, और उसमें वो कहते हैं कि आप भारत के अमीर वर्ग ने और सरकार ने मिलकर भारत की जनता के खिलाफ एक युद्ध थोपा है। आपने सैन्य बलों का सहारा लेकर भारतीय जनता के संसाधनों और श्रमिकों के श्रम को लूटने के लिए एक युद्ध थोपा है, और ये युद्ध जारी रहेगा। The state of war exists and will continue। और ये युद्ध जारी रहेगा, भले ही अंग्रेज चले जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक संसाधनों और श्रम की ये लूट जारी रहती है, और जिसमें श्रमिकों और भारतीय गरीबों की अंतिम विजय नहीं हो जाती, तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। और गांधी सेम बात कहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं गांधी और भगत सिंह की लड़ाई करवाते हैं। वो कहते हैं ये दोनों
परस्पर विरोधी विचारधारा के हैं, दोनों एक ही बात कह रहे हैं। गांधी क्या कह रहे हैं हिंद स्वराज में? गांधी कह रहे हैं अंग्रेजी विकास का मॉडल शैतानी मॉडल है, क्योंकि ये मॉडल ज्यादा उपभोग और ज्यादा संग्रह को बढ़ावा देता है। ये कहता है विकसित वो है जिसके पास ज्यादा है, जिसके पास कम है वो पिछड़ा हुआ है। आपके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा मकान है, ज्यादा गाड़ियां हैं, ज्यादा बंगले हैं, आप बहुत विकसित हैं। आपके पास एक कुटिया है, एक साइकिल है, काम चलाओ पैसा है, आप पिछड़े हुए हैं। गांधी कहते हैं प्रकृति ने सबको बराबर दिया है और आपके पास ज्यादा तभी हो सकता है जब आप दूसरे के हिस्से का ले रहे हैं और दूसरा देगा नहीं, तो आप छीनेंगे। और छीन आप तभी सकते हैं जब आपके पास ताकत हो। और इस विकास के मॉडल में सिर्फ ताकतवर का विकास हो सकता है, कमजोर इसमें पिछड़ जाएगा। अंग्रेज अपने इस विकास के मॉडल को सस्टेन रखने के लिए दुनिया भर में युद्ध करते थे। एक कहावत थी कि अंग्रेजी राज में कभी सूरज नहीं डूबता, लेकिन एक अंग्रेज जॉन मिल ने कहा कि यह भी सच है कि अंग्रेजी राज में कभी खून नहीं सूखता। अंग्रेज लगातार दुनिया के बाजारों और कच्चे माल के इलाकों पर कब्जा के लिए दुनिया भर में वॉर करते थे। गांधी ने कहा अगर भारत अंग्रेजी विकास के मॉडल को अपनाएगा तो भारत किस पर युद्ध करेगा, किस पर हमला करेगा। गांधी ने कहा लिख कर रख लो, इस विकास के मॉडल से युद्ध निकलेगा और तुम एक दिन अपने गांव पर हमला करोगे। वो युद्ध जारी है। आज हमारे सिपाही कहां हैं? सबसे ज्यादा सिपाही कहां हैं? वो आदिवासी इलाकों में है। वहां एक युद्ध जारी है, दैट इज कॉल्ड हिडन वॉर ऑफ इंडिया, भारत का छिपा हुआ युद्ध। सबसे ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस आज कहां हैं? क्या करने गए हैं? हमारी वो सेना क्या करने गई है? क्या वो आदिवासियों को सुरक्षा देने गए? नहीं। देखिए, एक पूंजीपति को दो चीजें चाहिए पूंजी के निर्माण और पूंजीपति बनने के लिए। एक है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मजदूर का श्रम। प्राकृतिक संसाधन किसके? एक देश में जो प्राकृतिक संसाधन है उसका मालिक कौन है? लोग, उस देश के लोग। लेकिन जब किसी पूंजीपति को प्राकृतिक संसाधन चाहिए, उसे 10 गांव की जमीन चाहिए, तो सरकार उसकी तरफ से नोटिफिकेशन निकालती है कि इस पूंजीपति के लिए इतने गांव की जमीन एक्वायर की जाती है। तो क्या लोग आराम से दे देते हैं? नहीं, लोग विरोध करते हैं। जब लोग विरोध करते हैं तब कौन आता है? तब सरकार की पुलिस आती है। पुलिस कौन है? पुलिस है सरकार का सैनिक। सैनिक का मतलब भारतीय सेना मत समझिए। जो भी सरकार की तरफ से बंदूक लेकर आ रहा है वो सरकार का सैनिक है। और वो आकर क्या करता है? वो लोगों को पीटता है, ज्यादा विरोध हो गोली चलाता है, जेल में डालता है। अब सेना, वो जो सैनिक आ रहा है, सेना का इस्तेमाल हो रहा है किसके खिलाफ किया है सरकार ने? जनता के खिलाफ। तो एक बार सरकार ने सेना का इस्तेमाल कहां होता है? युद्ध में। और ये युद्ध किसके खिलाफ किया? जनता के खिलाफ, संसाधन पर कब्जा करने के लिए। फिर दूसरी चीज जो पूंजीपति को चाहिए वो चाहिए श्रम। एक मजदूर अगर एक दिन में 10,000 का उत्पादन करता है तो क्या उसे 10,000 मजदूरी मिलती है? वो
उसे मिलेगा 250-300 रुपया। और अगर मजदूर मिलकर ये कहें कि आप हमें कम से कम जस्टिफाइबल मजदूरी तो दीजिए, वरना हम काम नहीं करेंगे, तब क्या होता है? फिर पुलिस आती है। फिर वो क्या करती है? फिर वो मजदूरों को पीटती है और कहती है इतनी मजदूरी में काम करना पड़ेगा। फिर सरकार ने अपनी सेना भेजी, किसके लिए? श्रमिकों की लूट को बरकरार रखने के लिए। तो पूंजी के लिए, संसाधन को लूटने के लिए सरकार ने अपनी सेना का इस्तेमाल किया और श्रम को लूटने के लिए अपनी सेना का इस्तेमाल किया। ठीक यही तो भगत सिंह कह रहे हैं कि आपने युद्ध छेड़ा है संसाधन पर कब्जा करने के लिए और श्रम पर की लूट के लिए, और ये युद्ध जारी रहेगा चाहे अंग्रेज चले जाए। तो स्टेट ऑफ वॉर एग्जिस्ट एंड विल कंटिन्यू, ये जारी रहेगा और जारी है, वो युद्ध जारी है। भारतीय जनता के खिलाफ पूंजी का ये युद्ध जारी है। आदिवासी इलाकों में आप नंगी आंखों से देख सकते हैं, हर 2 किलोमीटर पर सीआरपीएफ का कैंप है। गांव जलाए गए हैं, छत्तीसगढ़ के 650 दंतेवाड़ा के गांव जलाए गए। हजारों आदिवासी महिलाओं से बलात्कार हुआ, स्टिल कंटिन्यू। कत्ल हुआ, बच्चों का कत्ल हुआ, जेलें भर दी गई। आज मेरी स्टूडेंट सोनी के प्राइवेट पार्ट्स में थाने के भीतर पत्थर भर दिए गए। उस पुलिस अधिकारी को भारत के राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कार दिया। द वॉर स्टिल एग्जिस्ट एंड कंटिन्यू। लेकिन आपके लिए बुरी खबर यह है कि ये वॉर एक्सपेंड कर रही है, ये आपके दरवाजे पहुंचेगी। मैं एक्चुअली आपको मेरा पूछने का मतलब जरूर यही था कि ये कब तक जारी रहेगा, और अगर नहीं चाहिए इस किस्म की वॉर इस नई पीढ़ी को देखने के लिए या सफर करने के लिए नहीं चाहिए, तो इस पर इलाज क्या होना चाहिए, इसका रियल डिसीज क्या है और उसके ऊपर ट्रीटमेंट क्या होने की जरूरत है? तो मैंने आपको समस्या बताई है कि ये जो आपके विकास का मॉडल है और आपकी जीवन शैली है, ये वाली जीवन शैली में से युद्ध निकलने वाला है। और आपकी तरफ से भारत की सरकार युद्ध कर रही है तो आप बहुत खुश हैं, लेकिन ये युद्ध पूंजीपति के लिए लड़ा जा रहा है और उसके शिकार बहुत जल्दी आप बनने वाले हैं। आपका रोजगार ये खत्म किया जाएगा, आप उसके शिकार बनेंगे। तो जो हमला है उसकी जद में आज आदिवासी है, मजदूर है, किसान है, इसके बाद नौजवान है, उसका रोजगार है। आपके बैंक खाली किए जा रहे हैं, आपके संसाधन पर कब्जा हो जाएगा, रोजगार खत्म हो जाएंगे, आप कहीं के नहीं बचेंगे। फिर उसका इलाज क्या हो? तो जो डिजीज है, डिजीज को रोकना और एक नए तरीके का अर्थव्यवस्था जो दूसरे के शोषण पर आधारित ना हो, जो दूसरे के संसाधन पर मेरी अय्याशी को जस्टिफाई ना करता हो, मैं लूट का समर्थन ना करता हूं, हिंसा का समर्थन ना करता हूं। क्या एक ऐसी अर्थव्यवस्था संभव है? इस दिशा में हम सब मिलकर के पहले तो इस पर सवाल खड़े करें, क्योंकि एक ऐसा चुटकी में नहीं हो सकता जब तक हमें वैकल्पिक आर्थिक मॉडल, जीवन शैली इसके प्रति तैयार ना हो कि हाँ ये वाली तो जीवन शैली नहीं चलेगी कि मैं कारों में घूमूं, शॉपिंग मॉल्स में जाऊं, लाखों रुपए का पैकेज हो, मुझे बड़े बड़े फ्लाईओवर्स चाहिए,
ये वाली जीवन शैली में से हिंसा निकलने वाली है, ये मुझे नहीं चाहिए। पहले तो आप तैयार हो जाइए कि हाँ ठीक बात है। इस वाली जीवन शैली में से तो पूंजीपति विकसित होगा, हिंसा निकलेगी। आज वो आदिवासी किसान और मजदूर के खिलाफ हो रही है, लेकिन कल मैं भी उसकी चपेट में आने वाला हूं या आने वाली हूं, और मैं भी बर्बाद होने, मेरी भी जॉब जाएगी। क्योंकि पूंजीवाद धीरे धीरे पूरे समाज को निगलता चला जाता है, तो उसमें हम भी खत्म होने वाले हैं। तो ये वाली जीवन शैली तो नहीं चलेगी, ये वाली अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी, इसको बढ़ाने वाली राजनीति भी नहीं चलेगी। आज तो हम उस राजनीति के समर्थक हैं, उस अर्थव्यवस्था के समर्थक हैं, उस जीवन शैली के समर्थक हैं, और बड़े पक्के से समर्थक हैं। कोई अगर सवाल खड़ा करे तो हम कहेंगे नक्सली है, इसको जेल में डालो फटाफट। ये हमारी ऐशो आराम पर रोक लगाने की बात कर रहा है। ये हमारी विचारधारा, उन्होंने कहा ना सातुध्याय विमुक्त मतलब आजाद करेगा, लिबरेट करेगा। किस चीज से, किस चीज से आजाद होना है? सोच से। क्या हम अपनी सोच से आजाद होने को तैयार हैं? आजाद तो तब होगे जब उस सोच पर सवाल उठाने को तैयार हो। क्या अपनी मान्यताओं, धारणाओं पर हम सवाल भी खड़ा करने को तैयार हैं कि हम जिस चीजों को सही समझ रहे हैं कहीं वो गलत तो नहीं है? क्या इसके लिए भी तैयार हैं हम? तो आज तो समाज उसके लिए भी तैयार नहीं है कि भैया तुम्हारा जो ये, अब हम शहर जो है, जो शहरीकरण है, शहर क्या उत्पादित कर रहा है? आप खाने को उत्पादित कर रहे हैं, कुछ सोना चांदी दूध मछली कुछ भी उत्पादित कर रहे हैं या सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं? और कंज्यूम कर रहे हैं किसकी कीमत पर? कहां से निकाला जा रहा है? किस तरीके से निकाला जा रहा है? वहां रहने वालों के साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है? किस तरीके से उन पर हिंसा हो रही है? किस तरह से उन्हें विस्थापित किया जा रहा है? कैसे उन पर हमला हो रहा है? हम देखने को भी तैयार हैं, जानने को तैयार हैं, स्वीकारने को तैयार हैं, रोकने को तैयार हैं नहीं है। तो मैं कुछ भी कहता रहूं कि आइए मैं आपको गांधीयन तरीका बताता हूं जीवन का, आप सुनेंगे नहीं। अब कहेंगे ठीक है, गांधी की फोटो लगा दो, मूर्ति बना दो, गांधी वॉज वेरी ग्रेट, गुड, लेकिन मेरी जीवन शैली ऐसी चलेगी, ये अर्थव्यवस्था ऐसी चलेगी, ये राजनीति ऐसी वाली ठीक है, तब कुछ भी होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं बदलेगा। फिर तो तैयार रहिए, जिस तरीके से विनाश का पहिया बढ़ता जा रहा है, आज हमें चारों तरफ दिख रहा है। आप जरा बाहर तो निकलिए अपने इको चैम्बर से, अपने बबल से, देखिए किसानों की हालत, मजदूरों की हालत, सारे अधिकार खत्म किए गए इसी बीच मजदूरों के। 8 घंटे की शिफ्ट के लिए सैकड़ों सालों की संघर्ष का खत्म कर दिया गया है, अभी खत्म हुआ है। कोई आवाज नहीं है, कोई चर्चा भी नहीं है कि 8 घंटे की शिफ्ट खत्म, 12-12 घंटे काम लिया जा रहा है, ओवर टाइम खत्म, मिनिमम वेज खत्म, जॉब सिक्योरिटी खत्म। हम नौजवानों को पता भी है, कोई चिंता भी है, तो हम अगर किसानों की क्या हालत है, उनकी आत्महत्याओं की क्या स्थिति है, किसान आंदोलन हुआ क्यों हुआ, क्या चल रहा है, ये अर्थव्यवस्था किसानों के साथ क्या करने वाली है, मैं आपको बताऊं। आज जो आदिवासी इलाकों में हो रहा है, कुछ ही सालों में आप किसानों के खिलाफ देखेंगे। ये सीआरपीएफ पूंजीवाद का अगला हमला भारत की कृषि पर होने वाला है। जमीनों पर कब्जा होगा और वो बंदूकों के दम पर होगा। ये युद्ध जो आज आदिवासी इलाकों में चल रहा है, ये मैदानी इलाकों में फैलेगा। पूंजीवाद अगर फैलता नहीं है तो मर जाता है, ये पूंजीवाद का लक्षण है। ये आप जो कह रहे हो, ये शायद इसीलिए तो अग्निवीर है। ये अग्निवीर सीमा पर तो नहीं लड़ेंगे, वो शायद शहरों में ही जाएंगे।
आपने जॉब सिक्योरिटी बात की, बच्चों को जॉब सिक्योरिटी चाहिए, उनको सिक्योरिटी की जॉब ऑफर की जा रही है। जब उन्होंने झगड़ा शुरू किया अग्निवीर के खिलाफ कि हमें जॉब सिक्योरिटी की जरूरत है, तो उनको कहा गया कि आपको सिक्योरिटी की जॉब देंगे 4 साल बाद। तो ये पूरा मतलब उल्टा है। इसके उपाय में आपने जब बस्तर में जाकर, दंतेवाड़ा में जाकर आपने एक इंस्टीट्यूशन खोल के आश्रम बना के वो काफी बड़ा किया, हजारों वहां पर आते थे, काम होता था, एक उपाय देने की कोशिश आप कर रहे थे। आप क्या कर रहे थे और वो क्यों बंद हुआ? जी, शुरू में तो हम लोग रचनात्मक काम ही कर रहे थे। हम लोग वहाँ आदिवासियों के साथ उनकी आजीविका कैसे सुरक्षित हो, सुनिश्चित हो, कैसे उनकी आमदनी बढ़े, तो स्वसहायता समूह बनाकर उनके कृषि के उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे बायो कंपोस्ट बनाना, कैसे कृषि के सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट्स को कैसे बढ़ाया जाए, वो सारे उस तरीके के काम। फिर हेल्थ को लेकर, कम्युनिटी हेल्थ को लेकर हमारा ये बड़ा वहाँ बहुत जबरदस्त काम था। शुरुआती पायलट प्रोजेक्ट हम ही ने चलाया था वहाँ मितानिन का बस्तर में। बाद में वो जो आशा कार्यक्रम के रूप में सारे भारत में फैला है, उसके शुरुआती लोगों में से हम लोग थे। वो सारा रचनात्मक काम हम लोग कर रहे थे। और उसके बाद जब आदिवासियों के गांव जलाए गए, वो सारा हमला हुआ, तो हमको लगा कि जिन लोगों की हम सेवा कर रहे हैं वो अगर हमले के जद में हैं, उन पर हमला हो रहा है, ऐसे में हम चुप नहीं रह सकते। तो फिर हम बोले। उससे पहले तक हम लोग सरकार की आंख का तारा थे। मेरा 1000 हमारे साथी थे, कार्यकर्ता स्टाफ था, और हम लोग, मैं ऑनरेरी मजिस्ट्रेट था, गवर्नमेंट ने मुझे ऑनरेरी मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया था। मैं जज के साथ बैठ करके समझौते कराता था। मैं कंज्यूमर फोरम का जज था, और मैं सुप्रीम कोर्ट की संस्था नालसा का मेंबर था। हम लोग जजों के साथ गांव में कैंप लगाते थे, आदिवासियों को बताते थे कि अपने साथ अन्याय हो तो कोर्ट में आइए। लेकिन जब सरकार ने पूंजी के लिए आदिवासियों पर हमला किया और अन्याय शुरू किया, और हमने न्याय मांगा, तो सरकार नाराज हो गई और फिर हमारे आश्रम के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। एक्चुअली मुझे ये पता था कि आज जो बुलडोजर मॉडल काफी जगह हरियाणा में, दिल्ली में, यूपी में फेमस हो गया है, इस बुलडोजर मॉडल के पहले विक्टिम आप रहे, तो आपने वो सहा है, बर्दाश्त किया है। अब आप जी बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग तो सरकार की आंख का तारा थे। हम लोग 92 में गए तो सरकार बहुत खुश हुई कि भाई दिल्ली से कपल आकर यहाँ गांव में सेवा कर रहा है। अधिकारी आते थे और अपनी फैमिलीज को लाते थे कि देखिए दिल्ली से कपल आके काम कर रहा है, क्योंकि बस्तर कोई आना नहीं चाहता था, अधिकारियों की फैमिलीज नहीं आना चाहती थी, तो मिलवाने लाते थे अपनी पत्नियों को, एसपी, कलेक्टर, जज वगैरह। और हमारे आश्रम के साथ हमें सरकारी सभी समितियों में सदस्य बनाते थे। फिर जब ये सारा वहाँ पर अन्याय शुरू हुआ और उसका विरोध किया, तो उसके बाद फिर स्थितियां बदल गई और फिर उनको लगा कि ये, क्योंकि हमने बहुत बुनियादी सवाल उठाए। हमने कहा कि राज्य का काम है लोगों की रक्षा करना। राज्य अगर लोगों पर हमला करता है तो राज्य अपनी भूमिका छोड़ रहा है, और अगर राज्य अपनी भूमिका छोड़ेगा तो वो फिर राज्य नहीं कहलाएगा, फिर तो वो हमलावर कहलाएगा। तो राज्य को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि अब वो हमलावर की भूमिका में है, उसने जनता के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया है, और राज्य ये स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि फिर जो राज्य की बुनियादी अवधारणा है
वो कोलैप्स कर जाएगी, टूट जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट में भी जो हमारा मुकदमा है वो यही प्रूव कर देता कि राज्य हमलावर है। आजादी के बाद ये आदिवासियों पर होने वाला सबसे बड़ा हमला था, जो सबसे क्रूर हमला था, जिसमें बच्चे तक का हाथ काटा गया हो और राज्य की फोर्सेस में काटा हो। तो अगर राज्य स्वीकार कर लेता कि राज्य जनता के खिलाफ हमलावर है तो राज्य की अवधारणा ध्वस्त हो जाती। तो राज्य ये स्वीकार नहीं कर सकता और वो स्वीकार न करके उसने हमें झूठा कहने की कोशिश की, जिसका हमने माकूल जवाब दिया। हमने कहा कि अगर आप हमें झूठा कहेंगे तो फिर ठीक है, फिर हम बताएंगे कि सच क्या है। और फिर आदिवासी दिल्ली आ गए, आदिवासियों ने पूरा सच रखा। और अब ये है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे खिलाफ आ गया हो, लेकिन हमने दुनिया की दिमागों में और समझ में ये बात डाल दी है कि राज्य अपराधी है, वो गलती पर है और आदिवासियों और देश की जनता के खिलाफ वो एक युद्ध में रत है। ये बात तथ्यगत रूप से दुनिया के सामने आ गई है।